हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 12 क्लास 12 सिविक्स सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के चैप्टर 8 अध्याय 8 भारतीय राजनीति नए बदलाव भारतीय राजनीति नए बदलाव के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो प्लीज साथियों, इस वीडियो में आप सभी लोग लास्ट तक बने रहे, क्योंकि यह वीडियो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं और इसके प्रत्येक स्टेप को समझना आपको बहुत आवश्यक है, भविष्य के लिए भी और एग्जाम के लिए भी। तो साथियों, आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और जो स्टूडेंट पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि यह पाठ सिविक्स का अंतिम पाठ है और इसे आपको समझना बहुत आवश्यक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं साथियों। 1990 के दशक में आए प्रमुख बदलाव। क्या क्या बदलाव आए थे? 1980 के दशक में बहुत से महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव देखने को मिले। नंबर 1, कांग्रेस के प्रभुत्व की समाप्ति। जहां कांग्रेस पार्टी 1984 में लोकसभा की 415 सीटें जीती थी, वही 1989 में केवल 197 सीटें ही जीत पाई। अब आगे क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी में चली आ रही कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति हो गई। कांग्रेस की एक दलीय प्रणाली की प्रमुखता अब पहले के दिनों जैसी नहीं रही। नंबर 2, मंडल मुद्दे का उदय। राष्ट्रीय राजनीति में मंडल मुद्दे की शुरुआत हुई। 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने मंडल आयोग की केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण। साथियों, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बैकवर्ड को आरक्षण यहीं से शुरुआत हुई थी मिलने की। बैकवर्ड को आरक्षण, एससी को आरक्षण, एसटी को आरक्षण। चलिए अब आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। की सिफारिशों को लागू किया। आरक्षण के समर्थक और विरोधियों के बीच मंडल विरोधी हिंसक प्रदर्शन देश भर में देखने को मिले। नंबर 3, नई आर्थिक नीतियों की शुरुआत हुई। नई आर्थिक नीतियों की शुरुआत राजीव गांधी की सरकार के नेतृत्व 1991 में हुई। इस अवधि में जो भी सरकारें बनी, नई आर्थिक नीति पर अमल जारी रखा। नंबर 4, अयोध्या विवाद। क्या हुआ था? अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद, जो हिंदुओं और मुसलमानों के लिए एक विवादित ढांचा था, 1992 में विध्वंस कर दिया गया। इस घटना से भारतीय राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता को लेकर बहस का माहौल बना और राजनीति में कई परिवर्तनों का आरंभ हुआ। इसी समय भाजपा के उदय और हिंदुत्व की राजनीति की शुरुआत हुई। तो साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्योंकि इसको टाइप करने में बहुत समय लगा था। तो साथियों, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार, लाइक करते रहें। चलिए नेक्स्ट, नंबर 5, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में परिवर्तन। मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या लिट्टे से जुड़े श्रीलंकाई तमिलों ने उस समय कर दी, जब वो चुनाव अभियान के सिलसिले में तमिलनाडु के दौरे पर थे। इस कारण कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में परिवर्तन देखने को मिला। 1991 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीती और नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री चुना गया। गठबंधन का युग। नंबर 1, गठबंधन सरकार 1989 से 1998 तक। नंबर 1, 1989 नवीं लोकसभा चुनाव परिणाम। कांग्रेस 197 सीट जीती, जनता दल 143 सीटें, भाजपा 85, सीपी
आई मार्क्सवादी 33, सीपीआई 12 सीटें जीती। तो साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर क्या हुआ, आप देख सकते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी बीपी सिंह, ये कब बने थे प्रधानमंत्री? 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक इनका कार्यकाल रहा। नंबर 2, गठबंधन सरकार, राष्ट्रीय मोर्चा, नेशनल फ्रंट, समर्थन कौन कौन किया था? लेफ्ट फ्रंट और भारतीय जनता पार्टी। अब नेशनल फ्रंट को राइट विंग तथा लेफ्ट विंग दोनों ने सपोर्ट किया। बीपी सिंह कांग्रेसी नेता थे, लेकिन इन्होंने बोफोर्स घोटाला उजागर किया। इन्होंने कांग्रेस का विरोध किया। यह राजीव गांधी की सरकार में रक्षा मंत्री भी थे। बाद में राजीव गांधी के खिलाफ मोर्चा खोला। चलिए साथी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए मैंने सब स्पष्ट टाइप कर दिया हूं। अब नेक्स्ट देखिए और क्या हुआ था। नंबर 3, बीपी सिंह के कार्यकाल की कुछ बड़ी घटनाएं। मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कर किया, जिसके तहत 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को मिला। इसका देशव्यापी विरोध भी हुआ। राम रथ यात्रा लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा निकाली गई। अयोध्या आंदोलन हुआ। और उसका नंबर 2, चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से जून 91। अब चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से जून 1991 तक के प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद क्या हुआ, इनका काल रहा इतने दिन तक। जनता दल छोड़ा और समाजवादी जनता दल बनाया। समाजवादी जनता दल बनाया। इनको 64 सांसदों का समर्थन प्राप्त था। इन्हें कांग्रेस ने बाहर से सपोर्ट किया, जिससे सरकार बनाई। बाद में कांग्रेस ने सपोर्ट खींच लिया, जिससे इनकी सरकार, चलिए साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गिर गई। गिर गई सरकार। उसके बाद चंद्रशेखर के कार्यकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हुई? चंद्रशेखर के कार्यकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। नंबर 1, 1991 में आर्थिक संकट। नंबर 2, महंगाई दर बढ़ी। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी गिरा। नंबर 4, इनकी नीतियां सही नहीं थी, जिससे अर्थव्यवस्था पर संकट बढ़ा। नंबर 3, बीपी नरसिम्हा राव 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक प्रधानमंत्री रहे थे। मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या हो गई। उसके बाद इलेक्शन हुए। 1991 10वीं लोकसभा चुनाव परिणाम, कांग्रेस 244 सीटें जीती। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 120 सीट। अगले प्रधानमंत्री कांग्रेस ने बीपी नरसिम्हा राव को बनाया। 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक रहे प्रधानमंत्री। ये तो कुछ, चलिए कुछ दिन तो रहे थे, 91, 5, 96। चलिए अब नेक्स्ट, नई आर्थिक नीति अपनाई गई। वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने आईएमएफ से लोन लिया। विवाद के मुद्दे, इस समय यूपी में बीजेपी की सरकार थी। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद जो अयोध्या में है गिराई गई। नरसिम्हा राव की सरकार में कई मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। नंबर 4, 1996 का चुनाव। 1996 11वीं लोकसभा का चुनाव परिणाम, भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। भाजपा 1961 सीट, सॉरी भाजपा 161 सीट, भाजपा 161 सीट यानी बीजेपी जिसे कहते बीजेपी कितनी 161 सीटें, 161 सीट जीती थी। और उसके बाद फिर कांग्रेस 140 सीटें जीती। 1996 में हुए चुनाव।
1996 में चुनाव हुए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। फिर कौन आता है इनके बाद देखिए, 1996 का जो चुनाव हुआ उसमें 1996 में 11वीं लोकसभा का चुनाव परिणाम भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। भाजपा 161 सीट, कांग्रेस 140 सीट 1996 में चुनाव हुए। अब अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के प्रधानमंत्री बने, मात्र 13 दिन, 30 डेज यानी 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। अटल बिहारी वाजपेयी अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें अन्य पार्टियों का समर्थन नहीं मिला, यानी समर्थन नहीं मिल पाया। अब नंबर 5 क्या हो गया, यूनाइटेड फ्रंट संयुक्त मोर्चा, कांग्रेस तथा सीपीआई का बाहरी समर्थन तथा अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का समर्थन, क्योंकि प्रधानमंत्री की कुर्सी से ये बाहर हो गए थे। चलिए अब नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। उसके बाद फिर क्या हुआ, नंबर 5 यूनाइटेड फ्रंट संयुक्त मोर्चा, कांग्रेस तथा सीपीआई का बाहरी समर्थन तथा अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का समर्थन, देख सकते हैं। फिर आगे कौन है, एच डी देवगौड़ा 1 जून 1996 से 11 अप्रैल 1900, चलिए अब आगे 99 क्या टाइप हो गया था, 96 97 में है सर, 1997, 11 अप्रैल 1997, थोड़ा टाइप होने में साथी वो हो गया था इधर। अब क्या हुआ, एच डी देवगौड़ा से कांग्रेस खुश नहीं थी। चलिए अब नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कांग्रेस का कहना था कि कांग्रेस से बिना पूछे देवगौड़ा फैसले लेते हैं, इसलिए कांग्रेस ने अपना समर्थन खींचा। फिर और कौन आता है, इंद्र कुमार गुजराल 21 अप्रैल 1997, क्योंकि 97 तक कार्यकाल एच डी देवगौड़ा था। 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च साथी थोड़ा टाइप होने में एरर हो गया था, मार्च 1998, यानी अप्रैल 1997 से मार्च 1998 तक एच डी देवगौड़ा से कांग्रेस खुश नहीं थी। उसका कांग्रेस का कहना था कि कांग्रेस से बिना पूछे देवगौड़ा फैसला लेते हैं, इसलिए कांग्रेस ने अपना समर्थन खींचा। फिर नंबर 6 एनडीए का उदय हुआ। एनडीए का मतलब होता है क्या, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, तो आप नोट कर लीजिए साथियों, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। अब आगे फिर क्या हुआ था, नंबर 1 एनडीए एक राजनीतिक समूह है, यह कई पार्टियों का गठबंधन है। इसमें सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है, यानी बीजेपी। बीजेपी उसके बाद एनडीए की स्थापना 1998 में हुई थी। स्थापना के समय इसमें 13 पार्टी शामिल थी। एनडीए फर्स्ट सरकार 1998 से 1999 तक चली। नंबर 7 एनडीए सेकेंड सरकार 1999 से 2004 तक चली। तो देख सकते हैं कि जो दूसरा कार्यकाल था वो बहुत मजबूत कार्यकाल था, 5 साल पूरा चला था। अब उसी कार्यकाल के दौरान क्या हुआ था, उत्तराखंड नए राज्य बने थे, कई भारत में राज्य बने थे, इससे झारखंड छत्तीसगढ़ तो उसी तरह से सब अलग अलग हुए थे राज्य, उत्तराखंड भी यूपी से अलग हुआ था। फिर क्या हुआ, एनडीए का जो पहला कार्यकाल दूसरा काल, दोनों कार्यकाल में प्रधानमंत्री कौन बने थे, अटल बिहारी वाजपेयी। देखो अब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1999 में गिर गई। अप्रैल 1999 में AIADMK की जयललिता ने अपना समर्थन अपना समर्थन खींचा, जिसके कारण अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार मात्र 13 महीने में गिर गई, यानी 13 महीने में 13 दिन के लिए एक बार बने थे, थोड़ा टाइप होने में। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, अब फिर क्या हुआ, 1999 के मई
से जुलाई में पाकिस्तान से कारगिल युद्ध हो गया। बात सही है, जुलाई में पाकिस्तान से कारगिल युद्ध हो गया। ऐसे में ऑपरेशन विजय चलाया गया जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। इससे एक बार फिर वाजपेयी को राजनीतिक फायदा हुआ। नंबर 7, 1999 में 13वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम। बीजेपी 182 सीट यानी एनडीए 269, कांग्रेस 114 सीट। इस बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया और एनडीए गठबंधन फर्स्ट सेकंड। विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया गया। एलपीजी नंबर 2, एलपीजी नीति को आगे बढ़ाया। नंबर 3, नेशनल हाईवे बनवाए। नंबर 4, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। नंबर 5, पाकिस्तान से वार्ता। नंबर 6, सर्व शिक्षा अभियान। ये कार्यक्रम बहुत दिन चला था सर्व शिक्षा अभियान का, स्कूल चले हम, सब पढ़े सब बढ़े। चलिए साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर 7 के वो अमेरिका से संबंध सुधारे। 8, 2001 में संसद पर हमला। नंबर 9, 2002 में गुजरात में दंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग की राजनीति। यह अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से अलग स्तर है। यह अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से अलग स्तर है जिसमें शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को शामिल किया गया। पिछड़ी जातियों के अनेक समुदाय कांग्रेस की नीतियों के कारण उससे दूर हो रहे थे। ऐसे में गैर कांग्रेसी दलों ने इनका समर्थन हासिल किया। अब नेक्स्ट देखिए, भारतीय क्रांति दल और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का ग्रामीण स्तर पर अन्य पिछड़े वर्ग में अच्छा खासा जनाधार था। नंबर 1, मंडल आयोग और अन्य पिछड़े वर्ग। राष्ट्रीय मोर्चा, अब देखिए राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार में अन्य पिछड़ा वर्गों की स्थिति को सुधारने के लिए एक आयोग बनाया जिसके अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल को बनाया गया। इस आयोग को मंडल आयोग कहा गया। इसने 1980 में अपनी सिफारिशें पेश की। राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने इन सिफारिशों को लागू किया। चलिए इसकी मिसाल ले लीजिए। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल बहुत अच्छे कार्य किए थे उस समय। चलिए नेक्स्ट, जनता दल 1980 के दशक में अन्य पिछड़े वर्गों को एकजुट किया। साथ ही इस दौर में ऐसी अनेक पार्टियां आगे आई जो अन्य पिछड़ा वर्गों को बेहतर अवसर की मांग उठाई। नंबर 2, राजनीतिक परिणाम क्या हुए। 1980 के दशक में दलित जातियों से संबंधित राजनीतिक संगठनों का उदय हुआ। वाम सेफ यानी बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन जैसे संगठन ने बहुजन यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के विकास और कल्याण की बात कही। अब वाम सेफ बाद में दलित शोषित समाज संघर्ष समिति बन गया और फिर बाद में बहुजन समाज पार्टी के रूप में बहुजन समाज पार्टी के रूप में पहचान बनाई। फिर क्या हुआ, काशीराम ने की बहुजन समाज पार्टी बसपा को संगठित किया और इसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के दलित मतदाताओं का समर्थन हासिल हुआ। अब आगे फिर क्या हुआ साथियों, 1989 और 1991 के चुनाव में इस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के राजनीति में सफलता हासिल की और एक से ज्यादा के यहाँ सरकार बनाई। एक से ज्यादा राज्यों में सरकार बनाई। अब देखिए क्या हुआ, फिर देखिए राजनीति में सफलता हासिल की बहुजन समाज पार्टी और एक से ज्यादा दफे यहाँ सरकार बनाई, यानी कई बार सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई थी। उत्तर प्रदेश बड़े राज्य में कई बार सरकार बन के 4 बार सरकार बनी बहुजन समाज पार्टी की और इसमें मायावती
चार बार मुख्यमंत्री प्रदेश की रही है। अब आगे क्या हुआ, इस पार्टी का सबसे ज्यादा समर्थन दलित मतदाता थे। दलित क्या पिछड़े भी बहुत ज्यादा थे, क्योंकि इन दोनों का गठबंधन था बहुत ज्यादा, तब जाके सरकार बनी थी। अब क्या हुआ, सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र। नंबर एक, धार्मिक पहचान पर आधारित राजनीति का उदय। आपातकाल के बाद भारतीय जनसंघ जनता पार्टी में शामिल हो गई थी, परंतु जनता पार्टी की समाप्ति के बाद जनसंघ के समर्थकों ने 1980 में भारतीय जनता पार्टी भाजपा बनाई। 1980 में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी बन गई थी। अब क्या हुआ, भाजपा शुरुआती समय में गांधीवादी समाजवादी की विचारधारा से आगे बढ़ी। 1980 और 1984 के चुनावों में ज्यादा सफलता हासिल नहीं हुई। फिर क्या हुआ, भाजपा ने 1986 के बाद हिंदू राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की राजनीति पर जोर दिया और हिंदुओं को लामबंद किया। नंबर दो, हिंदुत्व की राजनीति। हिंदुत्व शब्द को वीडी सावरकर ने दिया और कहा कि यह भारतीय राष्ट्र की बुनियाद है। ये हिंदुत्व शब्द को किसने दिया था, वीडी सावरकर ने दिया था। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों। अब आगे क्या हुआ, सावरकर ने कहा, भारत राष्ट्र का नागरिक वही हो सकता है जो इसे पितृभूमि नहीं बल्कि अपनी पुष्प भूमि भी स्वीकार करे। सावरकर का मानना था, मजबूत राष्ट्र सिर्फ एकीकृत राष्ट्रीय संस्कृति ही हो सकती है और इसकी बुनियाद केवल हिंदू संस्कृति ही है। नंबर तीन, हिंदूवादी पार्टी के रूप में भाजपा। 1986 में ऐसी दो बातें हुई जिसने भाजपा की राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव किए। नंबर एक, शाहबानो मामला। 1985 में 62 वर्षीय तलाकशुदा मुस्लिम महिला ने भूतपूर्व पति से गुजारा भत्ता हासिल करने के लिए अदालत में अर्जी दायर की और सर्वोच्च अदालत ने शाहबानो के पक्ष में फैसला दिया। पुरातन पंथी मुसलमानों ने इसे अपने पर्सनल लॉ की खिलाफ माना। मुस्लिम नेताओं की मांग पर सरकार ने मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 पास कर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले निरस्त कर दिया। सरकार के इस फैसले का महिला संगठनों मुस्लिम, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बता रहा है इसमें, क्योंकि यह पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत भी है। अब आगे देखिए, महिलाओं की जमात और अधिकांश बुद्धिजीवियों ने विरोध किया। भाजपा ने इस मुद्दे को जोरों से उठाया और अल्पसंख्यक समुदाय को दी गई गैर जरूरी रियायत और तुष्टीकरण करार दिया। नंबर दो, अयोध्या विवाद। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद को लेकर हमेशा विवाद रहा और मीर बकी ने 16वीं सदी में बनाया था। हिंदू मान्यता के अनुसार इसे राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई गई। राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई गई थी। यह विवाद सालों तक अदालत में चलता रहा। 1940 के दशक में यहाँ ताला लगा दिया गया। यह विवाद तब तक और बढ़ गया जब फैजाबाद जिला न्यायालय द्वारा फरवरी 1986 में यह फैसला सुनाया गया कि ताला खोल दिया जाना चाहिए ताकि हिंदू यहाँ पूजा पाठ कर सके। जैसे ही बाबरी मस्जिद के अहाते का ताला खुला, वैसे ही हिंदू और मुस्लिम संगठन इस मसले पर आमने सामने समुदाय को लामबंद करने में जुट गए और पूरे देश में माहौल तनावपूर्ण हो गया। साथियों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे क्या हुआ फिर। नंबर चार, बाबरी मस्जिद विध्वंस और उसके बाद
राम मंदिर के निर्माण का समर्थन कर रहे संगठनों ने 1992 के दिसंबर में एक कार सेवक का यानी कार सेवा का आयोजन किया और राम भक्तों से राम मंदिर के निर्माण में श्रमदान करने का आह्वान किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा ने समर्थन जुटाने के लिए गुजरात स्थित सोमनाथ से उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या तक बड़ी रथ यात्रा निकाली। 6 दिसंबर 1992 को देश के विभिन्न भागों से लोग आ जुटे और इन लोगों ने मस्जिद को गिरा दिया, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि वह उसकी रक्षा करे। मस्जिद के विध्वंस की खबर के बाद देश के कई भागों में हिंदू और मुसलमानों में झड़प शुरू हुई और कई प्रदेश इसकी चपेट में आ गए। उत्तर प्रदेश, मुंबई और गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। अब आगे फिर क्या हुआ? नंबर 5, धर्मनिरपेक्षता पर बहस। धर्मनिरपेक्षता पर बहस। अब आगे साथियों, अयोध्या अयोध्या की घटना से कई राजनीतिक बदलाव आए। उत्तर प्रदेश में भाजपा की राज्य सरकार को केंद्र ने बर्खास्त कर दिया। उत्तर प्रदेश में भाजपा की राज्य सरकार को केंद्र ने बर्खास्त कर दिया। साथ ही भाजपा की सरकार जिस भी प्रदेश में थी, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। भाजपा ने आधिकारिक तौर पर अयोध्या की घटना पर अफसोस जताया। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद विवादित स्थल की सुरक्षा न कर पाने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ अदालत की अवमानना का मुकदमा दायर हुआ। भारत में धर्मनिरपेक्षता पर गंभीर बहस चल पड़ी थी कि क्या बहुसंख्यक धार्मिक समुदाय का अल्पसंख्यकों पर दबदबा कायम होगा या फिर से सभी धर्म का हो भारत में सम्मान के रूप में कानून की सुरक्षा तथा बराबरी के नागरिक अधिकार दिए जाएंगे। नंबर 6 क्या हुआ? विधिक कार्रवाई से मैत्रीपूर्ण स्वीकृत। यह समझना महत्वपूर्ण है कि किसी भी समाज में विवाद होते ही हैं, परंतु एक बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक लोकतांत्रिक समाज में इन विवादों का हल सामान्यतः विधि की उचित प्रक्रिया से होता है। अनेक लोकतांत्रिक और विधिक प्रक्रियाओं के जरिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथी उसका। अब जिसमें न्यायालय में सुनवाइयां, मध्यस्थता के प्रयास तथा जन आंदोलन सम्मिलित है। अंततः 9 नवंबर 2019 को उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ के यानी 5-0 के निर्णय के फलस्वरूप अयोध्या विवाद का समाधान हो गया। फिर क्या हुआ? इस निर्णय ने इस विवाद से संबंधित विभिन्न हितधारकों के विरोधाभासी हितों का सामंजस्यपूर्ण समाधान किया। इस निर्णय ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को विवादित स्थल राम मंदिर निर्माण के लिए आवंटित कर दिया और संबंधित सरकार को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को एक मस्जिद निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि आवंटित करने का आदेश दिया। अब आगे क्या है? 2004 में 14वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम। कांग्रेस 145, बीजेपी 138 सीट। अब यूपीए, कांग्रेस को यूपीए कहते थे, यूपीए यानी यूपीए गठबंधन फर्स्ट सेकंड कार्यकाल था। अब आगे क्या? 2004 के चुनाव में कांग्रेस भी पूरे जोर के साथ गठबंधन में शामिल हुई। अब आगे क्या हुआ? राजग
की हार हुई और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी संप्रग को वाम मोर्चा ने समर्थन दिया। 2004 के चुनाव में एक हद तक कांग्रेस का पुनरुत्थान, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, भी हुआ भी हुआ 1991 के बाद इस दफा पार्टी की सीटों की संख्या एक बार फिर बढ़ी। 2004 के चुनाव में राजग और संप्रग को मिले कुल वोटों का अंतर बड़ा कम था। इस तरह दलीय प्रणाली स्तर यानी दलीय प्रणाली 70 के दशक की तुलना में 70 के दशक की तुलना में एकदम ही बदल गई। 2004-2009 यूपीए फर्स्ट, यूपीए सेकंड। 2004 के चुनावों के बाद यूपीए का जन्म हुआ। यूपीए कांग्रेस का एक गठबंधन था जिसमें कई पार्टियां शामिल थी। कई कांग्रेसी चाहते थे सोनिया गांधी पीएम बने यानी प्रधानमंत्री बने, लेकिन कई विपक्षी इसके खिलाफ थे। इसके बाद इस समस्या को सुलझा लिया गया और मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि सरदार थे, उनको जो है प्रधानमंत्री बनाया गया। मनमोहन सिंह एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भी थे। वे 2 बार प्रधानमंत्री रहे। मनमोहन सिंह 2 बार प्रधानमंत्री बने थे। अब इसके पहले क्या थे, वे वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। 2004 से 2009 यूपीए फर्स्ट कार्यकाल, चलिए इसके साथ ले लीजिए साथियों। इस तरह दलीय प्रणाली 70 के दशक की तुलना में एकदम ही बदल गई। अब यहाँ देखिए, यहाँ तक मैंने बता दिया था। अब आगे क्या हुआ, भारतीय, यहाँ वित्त मंत्री रह चुके, यहाँ तो भारतीय अर्थव्यवस्था के सुधारक 2 बार प्रधानमंत्री रहे। 2004 से 2009 यूपीए फर्स्ट कार्यकाल, 2009 से 2014 यूपीए सेकंड कार्यकाल। चलिए इसके साथ ले लीजिए साथियों। फिर क्या क्या हुए थे देखिए, 2004 से 2009 यूपीए फर्स्ट कार्यकाल में क्या हुआ था, यूपीए सेकंड कार्यकाल में क्या हुआ था। तो पहला है आधार कार्ड परियोजना। आधार कार्ड जो है बनने की शुरुआत तभी से शुरू हुई थी। आगे क्या हुआ, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। नंबर 3 मनरेगा परियोजना, जो 100 दिन का रोजगार मिलता था ग्रामीण क्षेत्रों में, तो मनरेगा चली थी, केंद्र की योजना है। अब उसके बाद सूचना का अधिकार 2005 लागू हुआ था। 2005 में लागू हुआ था। कोई अगर आपको जन सूचना लेना है तो आप 2005 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू हो गया था। और उसके बाद शिक्षा का अधिकार, अमेरिका से संबंधों में सुधार, व्यापार में बढ़ोतरी, न्यूक्लियर डील पर समझौते, महंगाई बढ़ी, जीडीपी गिरने लगी, कई घोटाले सामने आए, अन्ना हजारे आंदोलन इन्हीं कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ था। अब आगे फिर क्या हुआ है, एनडीए गठबंधन थर्ड एंड फोर्थ। 2014 के चुनाव परिणाम ऐतिहासिक थे क्योंकि 30 वर्षों बाद किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था। इस बार भाजपा अपने दम पर सरकार बनाने की योग्य थी क्योंकि भाजपा को 282 सीट मिली थी। चलिए साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब फिर क्या हुआ, लेकिन भाजपा ने एनडीए गठबंधन के साथ अपनी सरकार बनाई। एनडीए गठबंधन को 336 सीटें मिल गई, यानी 336 सीट एनडीए गठबंधन को मिली थी। और नंबर 1, 2014 में 16वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी 282 सीटें जीती अपने दम पर। एनडीए यानी बीजेपी और उसके सहयोगी दल मिलाकर 336 सीटें हासिल की। कांग्रेस मात्र 44 सीट पाई।
बहुत कम। और उसके बाद फिर क्या हुआ, नंबर दूसरा कार्यकाल कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। देखो अब 2019 में 17वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम, बीजेपी अकेले दम पे कितनी 303 सीटें जीती थी। और उसके बाद एनडीए, बीजेपी के सहयोगी दल मिला करके और भाजपा दोनों मिलकर के 353 सीट जीत ली थी, और कांग्रेस 52 सीट। और उसके बाद इसमें क्या हुआ, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सब विकास का नारा दिया गया, एनडीए थर्ड। अब सरकार ने कई योजनाएं लागू की। नंबर एक, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना। अब नेक्स्ट देखिए, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये सब किसमें हुए थे, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार के दौरान। और 2014 में पहली बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे। अब इसके पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और उसके बाद क्या हुआ, आयुष्मान योजना, मुद्रा योजना, योजना आयोग समाप्त कर नीति आयोग लाना, यानी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बन गया था। और उसके बाद अनुच्छेद 370 खत्म करना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किसान फसल बीमा योजना, स्वच्छ भारत मिशन, ये सब कहाँ हुए थे, ये प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के श्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तब ये सब कार्य हुआ। अब आगे क्या हुआ, बढ़ती सहमति, अनेक महत्वपूर्ण मसलों पर अधिकतर दलों के बीच व्यापक सहमति थी। ऐसे 4 मुद्दे प्रमुख थे। पहला मुद्दा क्या था, नई आर्थिक नीति, देश समृद्धि होगा, भारत विश्व की आर्थिक शक्ति। और दूसरा मुद्दा क्या था, पिछड़ी जातियों के राजनीतिक और सामाजिक दावे, अन्य पिछड़े वर्ग का उदय, अन्य पिछड़े वर्ग का उदय। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब आगे क्या हुआ, तीसरा मुद्दा, देश देश के शासन में प्रांतीय दलों की भूमिका, क्षेत्रीय पार्टियों का महत्व बढ़ेगा। और चौथा मुद्दा क्या था, विचारधारा की जगह कार्य सिद्धि पर जोर, भाजपा की हिंदुत्व विचारधारा। अब इसके बाद साथियों आता है 2024 का दौर। ये तो 19 तक था, अब 2024 का दौर आया। फिर लोकसभा के चुनाव हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी फिर भी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी, और सीटें लगभग 240 के करीब पाई थी, 230 से 40 के बीच में सीटें पाई थी 2024 में। 2024 में कितनी सीटें, बीजेपी लगभग 235 से 40 के बीच में से पाई है, सब मिला करके। तो उसके बाद कम पड़ रहे थे भाई, सरकार बनाने के लिए कम पड़ रहे थे। और उसके बाद इसके और सहयोगी दल एनडीए एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, सब मिला करके और सहयोगियों को मिला करके, यानी जैसे नीतीश कुमार थे, चंद्रबाबू नायडू थे, इनके सहयोग से जो है नीतीश कुमार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, और चंद्रबाबू नायडू, इनके सहयोग से जो है चंद्रबाबू नायडू, इन्हीं लोगों के सहयोग से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर बन गई भारत में। नायडू, इन्हीं के समर्थन से बन गई थी सरकार। अभी बीजेपी कार्यकाल चल रहा है। तो इस तरह से 3 कार्यकाल बीजेपी को
भारत पर शासन करने को मिला। प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी कार्य कर रहे हैं। तो साथियों, इसी के साथ है चैप्टर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यह चैप्टर अब हुआ पूरा। यह चैप्टर पूरा हुआ और मैंने इसका विस्तार से चर्चा किया हूँ। आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए साथियों, और इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसे दोस्तों में भी लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि साथियों लाइक करेंगे शेयर करेंगे, देखो इसको बनाने में बहुत टाइम लगता था, इसको टाइप करने में, इसलिए लाइक करिए और कमेंट करिए और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए साथियों। चलिए अब इसी के साथ ये अध्याय हुआ पूरा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट, ये पार्ट 1 था, पार्ट 1 अध्याय 8 का, अब ये अंतिम अध्याय है, अध्याय 8, अध्याय 8 का ये अंतिम अध्याय भी है। अब पार्ट 1 है, पार्ट 1, पार्ट 1 है, और पार्ट 2 में हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो आप सभी लोग इसको देखने के बाद नेक्स्ट पार्ट को देखिए। उम्मीद करता हूँ पार्ट देखने के बाद आपको कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सारे क्वेश्चन इसी में मिल जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ साथियों ये हुआ अध्याय पूरा, और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।